हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हमें लेमीज थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि जेई मेंस और जेई एडवांस्ड टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे। जैसे कि फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ये है रूफ, छत जिसको बोलते हैं, और ये है दीवार या वॉल। यहाँ पे मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग बांधी हुई है और एक स्ट्रिंग यहाँ पे ऐसे बांधी हुई है और तीसरी स्ट्रिंग ऐसे बांधी हुई है, और यहाँ पे 5 kg का ब्लॉक है ऐसे लटका हुआ है रेस्ट पे। रेस्ट पे बोल दो या इक्विलिब्रियम पे है। और ये एंगल है 53 डिग्री। और ऐसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है। तो ये बताना है, ये जो तीन स्ट्रिंग हैं इनमें टेंशन क्या होगी। ये तीनों टाइट हो जाएंगी जब 5 kg यहाँ पे रेस्ट पे होगा ना। और कुछ ऐसी सूरत हालात होगी स्ट्रिंग की, ये एंगल 53 डिग्री, ये ओरिजेंटल स्ट्रिंग और ये वर्टिकल स्ट्रिंग। तो बताना ये है, व्हाट विल बी द टेंशन इन स्ट्रिंग्स। इन स्ट्रिंग्स में टेंशन कितनी आएगी। और ये दिया हुआ है, जो स्ट्रिंग है ना, ये लाइट है, लाइट स्ट्रिंग यूज्ड। मतलब जैसे धागा होता है ना, कुछ ऐसी है ये स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है तो इसको एक बार नीचे और छाप लेते हैं इस डायग्राम को। ये ओरिजेंटल स्ट्रिंग है और ये ऐसे है, ये एंगल है 53 डिग्री। और यहाँ पे ऐसे वर्टिकल स्ट्रिंग है और ये 5 kg का ब्लॉक है। यहाँ पे इसके ऊपर mg फोर्स लगेगा 50 न्यूटन। और मान लो इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगी T1। तो ये 5 kg के ऊपर एक T1 टेंशन फोर्स लग रहा होगा, ये जो स्ट्रिंग है ना इसको पुल कर रही होगी। और मान लो इस स्ट्रिंग में टेंशन है T2 और इस स्ट्रिंग में टेंशन है T3। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 53 डिग्री। और ये एंगल 37 डिग्री। ये जो स्ट्रिंग है इस रूफ के इस पॉइंट को T3 टेंशन से इसकी तरफ खींच रही है, और यही स्ट्रिंग इस O पॉइंट को इस डायरेक्शन में T3 टेंशन से खींच रही है, और ये स्ट्रिंग इस वॉल के इस पॉइंट को इस डायरेक्शन में T2 फोर्स से खींच रही है। और ये स्ट्रिंग इस O पॉइंट को, जहाँ पे तीनों स्ट्रिंग मिलती हैं, इस O पॉइंट को इस डायरेक्शन में T2 टेंशन से खींच रही है। और ये जो नीचे वाली स्ट्रिंग है वर्टिकल स्ट्रिंग, ये इस O पॉइंट को नीचे की तरफ T1 टेंशन से खींच रही है। मतलब अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, जो कि है भी, तो O पॉइंट भी क्या होगा, O पॉइंट भी एट इक्विलिब्रियम पे होगा। और O पॉइंट पे देखो कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तीन। इस डायरेक्शन में T1, इस डायरेक्शन में T2 और इस डायरेक्शन में T3। और तीनों का रिजल्टेंट क्या है, जीरो। तभी तो O पॉइंट इक्विलिब्रियम पे है। तो मैं यहाँ पे लेमी थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। और T1 जो टेंशन है वो 50 न्यूटन के बराबर आएगी। क्योंकि 5 kg इक्विलिब्रियम पे है ना, तो नीचे 50 न्यूटन लग रहा है, तो ऊपर की भी तरफ 50 न्यूटन आना चाहिए। तो T1 50 न्यूटन आ जाएगा। तो लेमी थ्योरम कैसे अप्लाई करूंगा, T2 बाय में साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस T3 एंड दिस T1, वो कितना है, 53 प्लस 90, 90 प्लस 53 इज इक्वल टू T3
डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन T2 एंड T1 जो कि 90 डिग्री है, इज इक्वल टू T1 जो कि 50 न्यूटन है, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन T3 एंड T2 वो कितना, 90 प्लस 37, तो T2 डिवाइडेड बाय साइन 90 प्लस 53 ये क्या हो जाएगा, कोस 53, और T3 डिवाइडेड बाय साइन 90 क्या होता है 1, और 50 डिवाइडेड बाय साइन 90 प्लस 37 हो जाएगा कोस 37। और मेरे पास दो ट्राइंगल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये एंगल 37 है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 3 होगी तो ये 4 होगी और ये 5 होगी, और अगर ये एंगल 53 डिग्री है, अगर ये 4 है तो ये पक्का 3 होगी ये साइड और ये 5 होगी। तो T2 डिवाइडेड बाय कोस 53 कितना आएगा, 3 भाग में 5, इज इक्वल टू T3 बाई में 1 इज इक्वल टू 50 भाग में कोस 37, कोस 37 कितना आएगा, 4 भाग में 5, तो इन दोनों से T3 कितना आ गया, 250 भाग में 4 न्यूटन, और 250 भाग में 4 होता है 62.5 न्यूटन। और जब अब मैं इन दोनों को इक्वेट करवाऊंगा तो T2 कितना आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, T2 आ जाएगा 150 भाग में 4, ये आ गया 37.5 न्यूटन। तो जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा तो इस स्ट्रिंग के हर पॉइंट में 50 न्यूटन टेंशन होगी, और इस स्ट्रिंग के हर पॉइंट में कितनी होगी, 62.5 न्यूटन टेंशन होगी, मतलब T3, और इस स्ट्रिंग के हर पॉइंट में 37.5 न्यूटन टेंशन होगी, मतलब हर स्ट्रिंग टाइट होगी। सबसे ज़्यादा टाइट कौन सी होगी, क्योंकि T3 सबसे, सॉरी हाँ T3 सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा टाइट ये स्ट्रिंग मिलेगी, और फिर T2, सॉरी फिर T1 ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा टाइट ये होगी, फिर उससे कम ये टाइट होगी, और सबसे कम क्या है, T2, सबसे कम टाइट ये है, उससे ज़्यादा ये है, और सबसे ज़्यादा टाइट ये स्ट्रिंग होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है सेकंड, कि मान लो मेरे पास ये ग्राउंड है, क्या ये ग्राउंड है, और ऐसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और यहाँ पे ये 30 डिग्री एंगल पे एक इंक्लाइंड है, और एक दूसरा इंक्लाइंड और है, ये एंगल भी कितना है, 30 डिग्री, और दोनों इंक्लाइंड क्या स्मूथ है, तो ये भी क्या स्मूथ इंक्लाइंड, मतलब बहुत चिकने, और ये भी क्या है, स्मूथ इंक्लाइंड। ये मान लो स्मूथ इंक्लाइंड नंबर 1 है, ये स्मूथ इंक्लाइंड नंबर 2 है, और इनके बीच में कुछ नहीं है अभी, खाली है, लेकिन अब मुझे इसके अंदर कुछ घुसाना है, एक स्फेरिकल बॉल, ये घुसा दी, ये मस्त रेस्ट पे है एट इक्विलिब्रियम, और इस स्फेरिकल बॉल का, सॉलिड स्फेरिकल बॉल, इसका मास कितना है, 10 kg। तो ये बताना है ये स्मूथ इंक्लाइंड नंबर 2 और स्मूथ इंक्लाइंड नंबर 1 ये कितने, मतलब कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएंगे, तो व्हाट विल बी नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय इंक्लाइंड नंबर 1 एंड इंक्लाइंड नंबर 2।
ये चेंज कर लो, मान लो ये इंक्लाइन नंबर 2 है और ये इंक्लाइन नंबर 1 है, तो ये दोनों ही है ना, इसके ऊपर कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे। स्मूथ इंक्लाइन नंबर 1 कैसे लगाएगा, ऐसे, और स्मूथ इंक्लाइन नंबर 2 ऐसे। तो वो कितना लगाएंगे उस नॉर्मल रिएक्शन, वो बतानी है। नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स ही होता है। तो इसको रीड्रॉ कर लेते हैं इस डायग्राम को। ये मान लो ग्राउंड है, और ये मान लो एक इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड नंबर 2। और इस सेकंड इंक्लाइंड है ये, ये एंगल 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। यहाँ पे एक बॉल मैंने इसके अंदर फिट करनी है, जैसे कि ये रही, रेस्ट पे, इक्विलिब्रियम पे। वो ये है, और 10 केजी की बॉल है। तो इसके ऊपर फोर्सेज लगा लेते हैं। एक तो इसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर, यहाँ पे है ना, तो कितना फोर्स आएगा, एम जी इज इक्वल टू 100 न्यूटन। और एक, ये कौन सा इंक्लाइंड है, नंबर 1, और ये इंक्लाइंड नंबर 2। तो इंक्लाइंड नंबर 1 इसके ऊपर, इस बॉल के इस पॉइंट के ऊपर, इंक्लाइंड नंबर 1 का ये जो पॉइंट है ना, जो इस स्फेरिकल बॉल के पॉइंट में के टच में है, वो इसके ऊपर, इस इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर, इसी इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ये कितनी है, n1। और ऐसे ही सेकंड इंक्लाइंड का जो पॉइंट स्फेरिकल बॉल के टच में है, ये पॉइंट, ये इस स्फेरिकल बॉल के इस पॉइंट के ऊपर n2 नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ये रही, यही दो नॉर्मल रिएक्शन पता लगानी है। ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड 1। और ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड 2। ये दो इंक्लाइंड है, सेकंड इंक्लाइंड, क्या इसके परपेंडिकुलर नहीं है ये, ऐसे ही ये जो फर्स्ट इंक्लाइंड है, इसके परपेंडिकुलर ये है। तो अब देखो, ये जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट किस पे है, इक्विलिब्रियम पे है। ओ पॉइंट इज एट इक्विलिब्रियम पे, क्यों, क्योंकि ओ पॉइंट इस सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास ही तो है। अगर सॉलिड स्फीयर इक्विलिब्रियम पे गिवन है, तो क्या उसका सेंटर ऑफ मास इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा। और इसके सेंटर ऑफ मास मतलब ओ पॉइंट के ऊपर कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो 100 न्यूटन ऐसे, एक n1 और एक n2 नॉर्मल रिएक्शन, तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, और इन तीनों का रिजल्टेंट क्या है, 0। तभी तो ये इक्विलिब्रियम पे है। तो मैं यहाँ पे लेमनी थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे सबसे पहले इन फोर्सेस के बीच में एंगल्स पता होने चाहिए। उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा डॉटेड, जो कि इंक्लाइंड नंबर 2 के पैरेलल है, ये वाली। और यहाँ पे मैं एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करूंगा, जो कि ग्राउंड के पैरेलल है। और एक, और एक पैरेलल टू इंक्लाइंड नंबर 1, ये जो इंक्लाइंड नंबर 1 है, इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी। तो अब देखो कि ये जो डायरेक्शन है,
ये किसके परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड नंबर 2, और ये इंक्लाइंड नंबर 2 के पैरेलल है, पैरेलल टू इंक्लाइंड 2, और ये क्या है? पैरेलल टू इंक्लाइंड 1। तो ये पैरेलल टू इंक्लाइंड 2 है, और ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड 2 है, और ये हॉरिजेंटल है, और ये पैरेलल टू इंक्लाइंड 2 है। तो क्या ये एंगल, अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा, और ये इंक्लाइंड नंबर 2 के पैरेलल है, और ये इंक्लाइंड नंबर 1 के पैरेलल है। तो इंक्लाइंड नंबर 2 और इंक्लाइंड नंबर 1 के बीच में जो एंगल होगा, क्या वही ये नहीं होगा? 30 डिग्री। और ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड 2 है, और ये पैरेलल टू इंक्लाइंड 2 है, और ये पैरेलल टू इंक्लाइंड 1 है, ये डायरेक्शन। तो अब देखो, ये पैरेलल टू इंक्लाइंड 2 डायरेक्शन है, और ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड 2 है। तो ये पूरा एंगल, ये यहां से यहां तक 90 नहीं होना चाहिए, और ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और अब मुझे इन दो डायरेक्शंस के बीच में एंगल पता होना चाहिए, ये निकालना है। अगर ये पता लग जाए तो मुझे N2 और 100 न्यूटन के बीच में एंगल पता चल जाएगा। क्या? अगर ये एंगल जो कि अब मुझे पता चल जाए तो, और प्लस ये 90 डिग्री, ये एंगल क्या होगा? अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊं, ये वाला एंगल अगर मुझे पता चल जाए, ये वाला, जो ये वाला एंगल होगा वही ये वाला होगा। और ये वाला कैसे पता चलेगा? सोचो, ये पैरेलल टू इंक्लाइंड 2 है, ये पैरेलल टू इंक्लाइंड 1 है, और ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड 1 है। तो ये 30 और ये 30, 60, तो और ये एंगल कितना आएगा? 30 डिग्री। और ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री। और ये एंगल अभी भी पता लगाना बाकी है, ये वाला एंगल। ये पैरेलल टू इंक्लाइंड 2 डायरेक्शन है, और ये वाली, ये डॉटेड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड 2 है। तो ये जो एंगल है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक कितना आएगा? 90 डिग्री। और ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना हो गया? 60 डिग्री। और ये एंगल 30 है, तो ये 60 हो गया। तो अब मुझे सभी तीनों फोर्सेस के बीच में एंगल्स का पता है। कैसे? N2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन 100 न्यूटन एंड N1। 100 न्यूटन तो ये है, और N1 ये है, इनके बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो साइन 60 इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन N2 एंड 100 न्यूटन। ये 60 है और ये 90 है, तो 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन N2 एंड N1। N2 और N1 के बीच में कितना एंगल है? 60 ये 30 ये 90, और 30 ये 60, सॉरी 120। 60 30 90 30 120, और 30 150। 150 को क्या लिख सकता हूँ? 90 प्लस 60। मतलब N2 और N1 के बीच में एंगल 150 डिग्री, और 100 न्यूटन और N2 एंगल के बीच में भी 150 डिग्री है, और 100 न्यूटन और N1 के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। ये N1 है, ये 100 न्यूटन है, इनके बीच में एंगल 60 डिग्री। तो ये लेमी थ्योरम अप्लाई कर दी। तो N2 डिवाइडेड बाय साइन 60 कितना हो जाएगा? √3/2। N1 डिवाइडेड बाय साइन 90 प्लस 60 क्या हो जाएगा? कोस 60। और कोस 60 कितना होता है? 1/2।
इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय अगेन cos 60। cos 60 क्या हो जाएगा, 1 बाय में 2। तो इन दोनों से N1 की वैल्यू आ जाएगी 100 न्यूटन और N2 आ जाएगा, इन दोनों से दो कैंसिल, 100√3 100√3 न्यूटन। मतलब इस स्फेरिकल बॉल पे जो कि रेस्ट पे है, एक तो mg फोर्स आएगा 100 न्यूटन, और एक ये जो सेकंड स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, ये इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में N2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, ये ऐसे। और ऐसे ही जो फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन है वो इस स्फेरिबॉल के इस पॉइंट के ऊपर इसी इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये N1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा। N1 100 न्यूटन आ गया, N2 100√3 न्यूटन आ गया। थर्ड न्यूमेरिकल है लास्ट, जैसे कि मान लो ये तो क्या है, ग्राउंड है, और ये है स्मूथ इंक्लाइंड, कितने एंगल पे, 37 डिग्री। क्या ये स्मूथ इंक्लाइंड, और ऐसे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। और यहाँ पे ऐसे एक स्मूथ वॉल गिवन है, बहुत चिकनी दीवार, स्मूथ वॉल, इनके बीच में कुछ नहीं है, लेकिन मुझे अब डालना है, क्या डालना है, एक स्फेयर। ये डाल दिया, दिखाई दे रहा होगा, ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। इसका मास है, ये जो सॉलिड स्फेयर है, इसका मास गिवन है 10 kg। तो ये बताना है व्हाट विल बी द नॉर्मल रिएक्शंस अप्लाइड बाय normal reactions applied by smooth inclined smooth wall on solid sphere। ये नॉर्मल रिएक्शंस, ये फोर्सेज ही होते हैं। इसको रीड्रॉ कर लेते हैं, ये ग्राउंड है, ये इंक्लाइंड है 37 डिग्री एंगल पे, और ये स्मूथ वॉल है, चिकनी दीवार, और ये स्मूथ इंक्लाइंड है। इसके अंदर यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर इक्विलिब्रियम पे है, मतलब रेस्ट पे मस्त इसके अंदर फंसा हुआ है। अब इसके देखो, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, इसके ऊपर एक तो आएगा, एक फोर्स तो एक्ट करेगा mg, जो कि क्या होगा 100 न्यूटन, क्योंकि इसका मास 10 है, 10 kg, और g भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और एक इस वॉल की वजह से N1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा, इसको N2 मान लेते हैं, ये आएगा N2। N2 नॉर्मल रिएक्शन बाय वॉल ऑन सॉलिड स्फीयर। मतलब इस वॉल के इस पॉइंट ने, जो पॉइंट इस स्फीयर के पॉइंट पे टच है, उसके ऊपर इस डायरेक्शन में N2 नॉर्मल रिएक्शन लगाया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और ये स्मूथ इंक्लाइंड का ये जो पॉइंट होगा,
जो कि इस स्फेयर के टच में है उसके ऊपर इस स्मूथ इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, वो है मान लो N1, नॉर्मल रिएक्शन बाय इंक्लाइंड या स्मूथ इंक्लाइंड। किसके ऊपर? ऑन सॉलिड स्फीयर के इस पॉइंट के ऊपर, ऑन सॉलिड स्फीयर भी बोल सकते हैं। और यह भी देखो, ये जो पॉइंट है ना O, सेंटर ऑफ दी या सेंटर ऑफ मास ऑफ दी सॉलिड स्फीयर, O पॉइंट किस पे होगा? इक्विलिब्रियम पे होगा। क्योंकि हमारा सॉलिड स्फीयर अगर इक्विलिब्रियम पे है, क्या उसका सेंटर ऑफ मास इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा वहीं का वहीं? तो इस पे देखो, अब 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे, ऐसे 100 न्यूटन, ऐसे N2, ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे, और इन तीनों का रिजल्टेंट क्या है? 0 न्यूटन। तो यहाँ पे मैं लेमी थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे इन फोर्सेस के बीच में एंगल्स का पता होना चाहिए। ये अगर 37 डिग्री है, तो यहाँ पे मैं पैरेलल टू इंक्लाइंड एक डायरेक्शन बनाऊं अगर, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 37 डिग्री। और ये एंगल कितना आ जाएगा? 53 डिग्री। ये 37 है, तो ये भी क्या होगा? 37 होगा। और ये कितना हो जाएगा? 53 डिग्री, क्योंकि ये पैरेलल टू इंक्लाइंड डायरेक्शन है और ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन है। और ये कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। तो N2 और N1 के बीच में एंगल पता चल गया कितना? 90 प्लस 37 डिग्री। और 100 न्यूटन और N2 के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। बात बची N1 और 100 न्यूटन के बीच में, ये एंगल कितना है? ये 53 डिग्री आ जाएगा ना। तो ये 90 प्लस 53 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लेमी थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। N2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन N1 एंड 100 न्यूटन, ये कितना है? 90 प्लस 53 इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन 100 न्यूटन एंड N2, जो कि 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन N2 एंड N1, ये कितना है? 90 प्लस 37। तो यहाँ पे N2 डिवाइडेड बाय साइन 90 प्लस 53 कितना हो जाएगा? कोस 53। N1 डिवाइडेड बाय साइन 91, 100 डिवाइडेड बाय साइन 90 प्लस 37 क्या हो जाएगा? कोस 37। ये मुझे पता होना चाहिए, अगर ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये अगर ये 3 है तो ये 4 होगा और ये 5 होगा। ये एंगल 53 डिग्री है, अगर ये 4 है तो ये पक्का 3 मिलेगा और ये 5 मिलेगा। तो N2 डिवाइडेड बाय कोस 53 कितना आ गया? 3 भाग में 5 इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय कोस 37, ये कितना आ गया? 4 भाग में 5। तो इन दोनों से N1 की वैल्यू कितनी आ गई? 500 बटे में 4। तो 500 बटे में 4 कितना होता है? 125। 125 न्यूटन आ गई N1 की वैल्यू। और इन दोनों से N2 की वैल्यू कितनी आ गई? 300 बटे में 4। ये कितना होता है? 75 न्यूटन। मतलब ये जो सॉलिड स्फीयर इक्विलिब्रियम पे है, मस्त यहाँ पे इनके बीच में फंसा हुआ है, और ये स्मूथ वॉल है, ये स्मूथ इंक्लाइंड है, और ये एंगल 37 डिग्री है, और इस सॉलिड स्फीयर का मास कितना है? 10 kg। तो ये स्मूथ वॉल इस डायरेक्शन में कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी? N2 ओरिजेंटल डायरेक्शन में, और वो कितना है? 75 न्यूटन। और ऐसे ही इस स्मूथ इंक्लाइंड का ये जो पॉइंट है, और इसके इस पॉइंट के टच में
सॉलिड स्फीयर का जो पॉइंट है उस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में ऐसे परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा N1, जो कि कितना 125 न्यूटन। इसके बाकी 3 न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में करते हैं।